PTI बड़ी पार्टी, नवाज शरीफ का एतराफ, इमरान खान को हुकूमत बनाने की पेशकश। चौधरी निसार की एंट्री, रातों रात नई गेम। आसिफ किरमानी के तारीखी इंकशाफात। मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा आसिफ किरमानी ने अहम तारीखी हकायक से पर्दा उठा दिया। उन्होंने निजी टीवी से गुफ्तगू में इंकशाफ किया कि 2015 में इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दरखास्त करके लाहौर में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ मुलाकात की थी। ये मुलाकात प्लांटेड थी या नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता। आसिफ किरमानी ने कहा कि 2013 में इमरान खान के स्टेज से गिरने का जैसे ही नवाज शरीफ को पता चला तो वो परेशान हो गए और तमाम तर सियासी सरगर्मियों में मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ जो रावलपिंडी के लिए जलसा करने गए हुए थे, उनको फौरी तौर पर इमरान खान की इयादत की हिदायत की। उनका कहना था कि नवाज शरीफ शौकत खानम अस्पताल में इमरान खान की इयादत के लिए गए और उनकी जल्द सेहतयाबी की दुआ की। इस पर इमरान खान ने उनका शुक्रिया अदा किया, लेकिन इस मौके पर नवाज शरीफ साहब ने जो बातें की, इससे सब चौंक गए। नवाज शरीफ ने इमरान खान से कहा कि आपने इंतखाबी मुहिम में मेरे खिलाफ बड़ी बातें की, मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे कुछ लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने की दावत दी, लेकिन मैंने इस ऑफर को ठुकरा दिया क्योंकि वो आपका हक था। खैबर पख्तूनख्वा में PTI बड़ी जमात है, आपने ज़्यादा सीटें जीती। उन्होंने इमरान खान से कहा कि इस्लाम में हुक्म है कि मोमिन किसी से 3 दिन से ज़्यादा नाराज़ नहीं रहता। गुस्सा थूक दो, आओ पाकिस्तान की खातिर मिलकर काम करें। इस पर इमरान खान ने कहा कि जी हमारे और आपके बहुत से नज़रियात मिलते हैं, मैं इंशाअल्लाह सेहतयाब होकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। उन्होंने बताया कि इसके बाद PTI का धरना शुरू हो गया। इस दौरान चौधरी निसार और इमरान खान का राब्ता हुआ था क्योंकि दोनों क्लास फेलोज रहे थे। एक मीटिंग के दौरान चौधरी निसार ने मियां नवाज शरीफ को बताया कि खान कह रहा है कि मैं अब पारा से आगे नहीं आऊँगा, लेकिन बाद में उन्होंने अपना वादा तोड़ा और इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर दी और रातों रात गेम तब्दील हो गई। ताकतवरों की एक और चाल कामयाब, मुखालिफिन को बुरी तरह शिकस्त। मोहसिन नकवी को शाबाश, मुनीर फारूक ने अंदर की खबर ब्रेक कर दी, थर ली मचली। अपने व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए सीनियर एंकर पर्सन मुनीर फारूक ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने मुफ्ती मजम्मती करारदाद मंजूर की है और तीनों बार काउंसिल ने 3 जजेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुंतकली का नोटिफिकेशन वापसी लेने का मुतालबा करते हुए कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में हड़ताल का ऐलान कर दिया है। मुनीर फारूक ने बताया कि जस्टिस सरफराज गोगर ने आज मुकदमे की समाअत देखी है और बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि वो पीछे हटते नजर आ रहे हैं या हुकूमत इसमें पीछे हटती नजर आ रही है। हुकूमत कह रही है कि आइन के आर्टिकल 200 के तहत सदर मुमलिकत हाई कोर्ट के किसी भी जज का तबादला हाई कोर्ट में कर सकते हैं और उन्होंने ये काम मुशावरत से किया है। सीनियर एंकर पर्सन मुनीर फारूक ने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वकला को मनाने की कोशिश कर रही है कि आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है तो वकला बरादरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दे और एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में वकला भी शमूलियत इख्तियार करें। एक बहुत बड़ा एहतजाज किया जाए जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर मामलात इस तरफ चले जाएं जहां हुकूमत के काबू से बाहर हो। मुनीर फारूक ने मजीद कहा कि मोहसिन नकवी की मुलाकातों का कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल मुख्तलिफ था। असल में काम कहीं और हो चुका है और वो काम पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान था, वो हो चुका है, लिहाजा वहाँ से कोई बड़ी तब्दीली नहीं आ रही। न हुकूमत बदल रही है, न अमेरिका से दबाव आ रहा, न ही इमरान खान अमेरिकी दबाव की वजह से बाहर नहीं। अमेरिकी खातून मुल्क बदल, कराची की सड़कों पर एक पुरस्कार अमेरिकी खातून की एंट्री, पुलिस की हिरासत, नफ्सियाती इलाज। लेकिन अब वो कहाँ है? आखिर ये कहानी है क्या? क्या ये सच्ची मोहब्बत की दास्तान है या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी कहानी जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। ये कहानी शुरू होती है 11 अक्टूबर 2024 को, जब एक अमेरिकी खातून ओनिजा एंड्रयू रॉबिन्सन पाकिस्तान पहुंचती हैं। उनका मकसद एक नौजवान पाकिस्तानी लड़के नदाल मेमन से शादी। लेकिन जैसे ही वो कराची एयरपोर्ट पर उतरी, उनके साथ वो सब कुछ हुआ जिसका शायद उन्होंने कभी तस्वर भी नहीं किया होगा। मोहब्बत की तलाश में पाकिस्तान आने वाली ओनिजा की कहानी ने एक नया मोड़ लिया जब नदाल मेमन के घर वालों ने शादी से इनकार कर दिया और फिर वो कराची की सड़कों पर दर बदर हो गईं। कोई ठिकाना नहीं, कोई वापसी का रास्ता नहीं। उनके वीजे की मुद्दत खत्म हो चुकी थी और जेब में वापसी का टिकट भी नहीं था। सवाल ये पैदा होता है
کہ آخر وہ پاکستان میں اتنا عرصہ کیسے گزار رہی تھی، کون تھا ان کا مددگار، اور جب یہ معاملہ میڈیا پر آیا تو پولیس حرکت میں آ گئی۔ کراچی پولیس نے انہیں نفسیاتی وارڈ منتقل کر دیا اور اب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ انہیں جلد سے جلد ڈیپورٹ کیا جائے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا وہ واقعی واپس جانا چاہتی ہیں یا اس کہانی میں کوئی اور چھپا ہوا راز ہے؟ یہ کہانی جتنی عام لگتی ہے حقیقت میں اتنی ہی پراسرار ہے۔ کیا یہ سچی محبت کا انجام ہے یا کسی بڑے منصوبے کا حصہ؟ کیا پاکستانی نوجوان نادال میمن واقعی اس کہانی کا ہیرو تھا یا سب کچھ ایک دھوکہ تھا؟ اور سب سے اہم سوال، کیا یہ امریکی خاتون واقعی پاکستان سے جانا چاہتی ہیں یا وہ یہاں کسی اور مشن پر آئی تھی؟ آپ کا اس کہانی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا انیجا واقعی محبت میں گرفتار تھی یا اس کے پیچھے کچھ اور تھا؟ کل رات میں اندھوناک واقعہ پیش آیا۔ سیکورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کر کے 23 خوارج کو ہلاک کیا۔ آپریشن کے دوران 18 جوان جام شہادت نوش کر گئے۔ دہشت گردی کے خاتمے میں سیکورٹی فورسز جوان اپنے خون کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ پختہ یقین، جوانوں کی قربانیاں ضرور رنگ لائیں گی۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا امن کا گہوارہ بنیں گے۔ وزیر اعظم کی کوئٹہ میں امن امان کی صورتحال سے متعلق اجلاس میں گفتگو۔ بانیہ بی ڈی آئی نے آرمی چیف کو خط لکھ دیا۔ وکیل فیصل چودھری کی تصدیق۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ فیصل چودھری نے کہا، بانیہ بی ڈی آئی نے بطور پارٹی سربراہ 6 نکاتی خط بھیجا۔ خط میں ملک میں امن و امان کی صورتحال پر تفصیل سے بات چیت کی گئی۔ خط میں لکھا گیا کہ جب تک قوم ساتھ نہیں کھڑی ہوگی دہشت گردی کا مقابلہ ممکن نہیں۔ خط میں پارٹی پر جاری ریاستی تشدد کا بھی احاطہ۔ آرمی چیف سے پالیسی پر نظر ثانی کی بھی درخواست۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، بانیہ پی ٹی آئی کے خط کو پارٹی پالیسی میں تبدیلی نہ سمجھا جائے۔ بانیہ پی ٹی آئی نے بطور سابق وزیر اعظم خط لکھا۔ انہوں نے لکھا کہ کچھ وجوہات کی بنا پر فوج اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں۔ خط میں سپہ سالار سے پالیسیوں پر نظر ثانی کی درخواست کی گئی۔ بانیہ پی ٹی آئی نے لکھا کہ افواج پاکستان بہت قربانیاں دے رہی ہیں۔ فراڈ الیکشن اور 26ویں آئینی ترمیم فوج اور عوام کے فاصلے کی وجہ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے ججز کی تقرری کے بعد بڑا رد و بدل۔ دوسرے صوبوں سے آنے والے 3 ججز کے بعد سینیورٹی لسٹ تبدیل ہو گئی۔ جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج بن گئے۔ جسٹس محسن اختر کیانی سینیورٹی لسٹ پر دوسرے، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب تیسرے نمبر پہ چلے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی بھی تبدیل۔ چیف جسٹس عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کے چیئرمین مقرر۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ججز ٹرانسفر کو خوش آئند قرار دے دیا۔ پریس ایسوسی ایشن کی حلف برداری تقریب خطاب میں کہا، اسلام آباد وفاق کی علامت ہے۔ ججز کا ٹرانسفر آئین کے تحت ہوا، مزید ججز بھی اس میں دیگر صوبوں سے آنے چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کسی ایک خاص کی نہیں، پورے پاکستان کی ہے۔ ہر جج آزاد اور با اختیار ہے۔ جو میرا دائرہ اختیار ہے بلا خوف و خطر استعمال کروں گا۔ ججز کے تحفظات دور کرنے کے لیے ان سے ملاقاتیں کرتا رہتا ہوں۔ سندھ اسمبلی نے زرعی ٹیکس کا صوت رائے سے منظور کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا، بندوق لے کر کھڑے ہو گئے کہ بل منظور کرو۔ وفاقی حکومت صوبوں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرے۔ صاف کہا گیا، بل پاس نہ کیا تو آئی ایم ایف ٹیم نہیں آئے گی، ہم ڈیفالٹ میں چلے جائیں گے۔ نہیں چاہتے تھے کہ ہم آئی ایم ایف معاہدے کے ختم ہونے کی وجہ بنے۔ زرعی انکم ٹیکس قانون پاس کرانے کے لیے آئی ایم ایف کا دباؤ تھا۔ ایف بی آر کرپشن کا گڑھ ہے۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے سندھ اسمبلی اجلاس سے اظہار خیال کرتے کہا، اپنے کندھوں پر بوجھ بڑھا کر پاکستان کے مفاد میں فیصلے کیے۔ آئی ایم ایف کی شرط کے مطابق ہمیں ٹیکس کا نفاذ کرنا تھا۔ آئی ایم ایف کی شرائط پر ہی پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں۔ اس سے قبل زراعت کی آمدن پر 15% ٹیکس تھا۔ پاکستان سے منسلک کوئی بھی بات ہو، پیپلز پارٹی پیچھے نہیں ہٹتی۔ سندھ حکومت کو مشکلات ضرور آئیں گی۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی نے
सिंध में ज़रूरी टैक्स के नफाज की हिमायत कर दी। सिंध असेंबली की इजलास में इजहार ख्याल करते हुए बोले, इतनी उजलत में बिल क्यों पास हुआ? हुकूमत बता दे कि हमारे पास अक्सरियत है, हमने अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लेना। ये तो मानते हैं कि ज़रूरी टैक्स कम आता था, हुकूमत अपोजिशन से मुशावरत कर लेती तो अच्छा होता। टैक्स कलेक्शन अब SRB के थ्रू होगा। मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि धमाका करने वाले और सिविलियंस में कोई फर्क नहीं है। 21वीं तरमीम में तो कुछ जराइम आर्मी एक्ट में शामिल किए गए थे। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि किसी दहशतगर्द या मुलजिम के दिफा में दलाइल नहीं दिए। सिविलियन का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। आईनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस जवाद इस्फादा पर आयद 20,000 रुपये जुर्माने का हुक्मनामा वापस ले लिया। जस्टिस जमाल मदोखैल ने दौरान समाअत कहा, खुदा न खास्ता दहशतगर्दी का एक हमला पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और GHQ पर होता है। क्या पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमले का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चलेगा? मेरी नज़र में तीनों हमले एक जैसे हों तो तफरीक क्यों की जाती? वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा, अदालत ऐसा दरवाज़ा न खोले जिससे सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो। जवाद इस्फादा पर आयद 20,000 रुपये जुर्माने का हुक्मनामा वापस हो गया। पाकिस्तान और सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान और सऊदी अरब के फंड बराए तरक्की के दरमियान 1.61 अरब डॉलर के 2 मुआहिदे हुए। सऊदी फंड बराए तरक्की तेल की दरामद पर 1 साल के लिए 1.2 अरब डॉलर की मौखर अदायगी की सहूलत देगा। सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ शोबों में मदद पर सऊदी फंड को सराहा। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज की बालाई पंजाब के अरकान पंजाब असेंबली से मुलाकात। अरकान असेंबली का वज़ीर आला पंजाब को सूबे में बेहतरीन कारकर्दगी पर तहसीन। उन्होंने कहा कि हम आपको बेहतरीन कारकर्दगी पर खराज तहसीन पेश करते हैं। अरकान ने कहा, मरियम नवाज ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर की याद ताज़ा कर दी। उनके मंसूबे लायक तहसीन है। नवाज शरीफ का कहना था, शुक्र है कि आवाम की मुश्किलात में कमी आई, मरियम नवाज की बदौलत पंजाब में बेहतरी आई। और बुखारी कहती हैं, मरियम नवाज अपनी कारकर्दगी से आवाम के दिलों में जगह बना रही हैं। जिनको मरियम नवाज के साथ मुकाबले का शौक है वो भी उन्हीं जैसी कारकर्दगी दिखाए। मरियम नवाज पहली वज़ीर आला हैं जिन्होंने 80 से ज़ायद मंसूबे शुरू किए। 50 मंसूबे मुकम्मल हो चुके। मुखालिफिन सिर्फ पंजाब हुकूमत के मंसूबों में कीड़े निकालने में मसरूफ हैं। वज़ीर आला पंजाब की बढ़ती मकबूलियत से कुछ लोग खौफजदा हैं। ये साल खुशहाली का साल होगा। ट्रंप ने कनाडा को एक बार फिर अमेरिका की क़यामती रियासत बनाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। कहा, महसूलात में इजाफे से कुछ तकलीफ होगी लेकिन इसके नताइज शानदार होंगे। कनाडा को सब्सिडी देने के लिए सैकड़ों अरब डॉलर अदा करते हैं। इस सूरत में कनाडा के पास बेहतर फौजी तहफ़्फ़ुज़ होगा और इस पर कोई टैरिफ भी नहीं होगा। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब देते हुए कहा, कनाडा क़यामत तक अमेरिका में ज़म नहीं होगा। और पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में गिरफ्तार अमरीकी खातून जना अस्पताल कराची में ज़ेरे इलाज। अस्पताल ज़राए के मुताबिक खातून के अब तक लिए गए टेस्ट में हीमोग्लोबिन की कमी आई। डॉक्टर ने खातून का ब्लड ट्रांसफ्यूजन तजवीज़ किया। खातून कुछ मामलात में ताउन करती हैं और कुछ में नहीं। मेडिकल हिस्ट्री दस्तयाब ना होने के बायस फौरी तशखीस मुमकिन नहीं है। खातून का अमेरिका में मुकीम बेटा भी मंजर आम पर आ गया। बेटे ने कहा, वालदा का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं।